पेशेंस पे आपने देखा कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन दोनों ही रिलेटेड हैं ह्यूमन बीइंग से। हम केवल समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड यदि आप कहें तो सारे ही विषय ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आप बात कर लीजिए। ये सारे ही सारे विषय जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव से संबंधित है। एंड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और शिक्षा को आप एक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? जो हाड़ मास का पुतला है उसको हम समाज के अनुरूप मूल्यों को आदर्शों को दे करके उसे हम उनके मूल्यों आदर्शों को सिखाते हैं। उस प्रक्रिया को आप समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। एंड ड्यूरिंग सोशियोलॉजिशन ऑर्गेनिजम्स लर्न्स मेनी थिंग्स फ्रॉम हर हिज सराउंडिंग्स। और जब समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो हाड़ मास का पुतला है, जिसको कि आप केवल ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार की चीजें सीखता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। और उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के द्वारा जो भी मूल्य आदर्श मानक जो सीखता है, उसके हिसाब से फिर वह एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में उसका विकास होता है। तो सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के जितने भी पक्ष हैं, लगभग सभी पक्षों में समाजशास्त्र अपना योगदान देता है। Therefore, sociology affects education internally as well as externally. आंतरिक रूप से यदि बात कही जाए शिक्षा शास्त्र की, तो आंतरिक रूप से भी वह उसको प्रभावित करता है और बाहरी रूप से तो वो करता ही करता है। जब हम प्रोसेस ऑफ सोशियलाइजेशन की बात करते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि टालकट पार्सन ने एक जगह कहा भी है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को हम इस समाज रूपी तालाब में फेंक देते हैं। और इस समाज रूपी तालाब में वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते करते विभिन्न प्रकार के मूल्य आदर्श वो सारी चीजें वो सीखता है। जिस प्रकार के तालाब में, जैसे तालाब में उसको फेंका जाएगा उसी प्रकार के मूल्य निर्धारण उसके वो करते हैं। तो यहां पर हम उसकी सिमिलरिटी कर सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ फनल। और फनल में क्या हुआ कि जो सोशियलाइजी है, सोशियलाइजी मतलब जिसका समाजीकरण किया जा रहा है, जो हम अगर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का हमें समाजीकरण करना है। तो सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी क्या काम करेगा कि सोशियलाइजी का समाजीकरण करेगा। अर्थात जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए दो शब्द यहां बार बार आपसे बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की और दूसरी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं सावयव। सावयव का मतलब हुआ जब तक उस हार्ड मास के पुतले में किसी प्रकार के स्व का विकास नहीं हुआ है, सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे छोटे बच्चे देखिए, यदि छोटे बच्चे का कोई कपड़ा है, कोई उसका खिलौने का सामान है, बहुत छोटा है, अभी मान लीजिए 5-6 महीने का है या साल भर से कम का है, उसका कोई भी सामान आप ले लीजिए, वो कुछ उसको पता ही नहीं कि वो मेरा है या किसी और का है, मेरे लिए है किसके लिए, उसको कुछ नहीं पता, वो कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यदि आप उसके सामान को मांगिए कि हम ये ले लें, हम आपकी ये सैंडल ले लें, हम आपकी ये फ्रॉक ले लें, या आप हमको अपना ये टी शर्ट दे दीजिए हम पहन लें, तो उस स्थिति में उसके स्व का विकास हो चुका होता है। धीरे धीरे चीजों को उसमें उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो चुका होता है और उस सेल्फ के डेवलपमेंट की वजह से उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं सोशियलाइजी का, सोशियलाइजी वो इंडिविजुअल है जो जिसके अंदर अभी सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इट इज वो जस्ट अभी जन्म लिया अपने समाज में और उसका समाजीकरण करना है। और समाजीकरण कैसे होगा, इसके लिए उसके कुछ सोशियलाइजर्स होंगे। जैसे कहते हैं कि माँ किसी भी बच्चे की प्रथम अध्यापक होती है, फर्स्ट टीचर जो होती है वो माँ होती है। विभिन्न प्रकार की चीजें, सबसे पहला जो इंटरेक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है वो उसके माँ के साथ होता है। और माँ का जो अटैचमेंट होता है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहला इंटरेक्शन उन्हीं के साथ होता है। तो वो पहली सोशियलाइजर है। सबसे पहले उसको वो बहुत सी चीजें आप जानते हैं, साइकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं कि माँ से सबसे पहला गुरु जो होता है वो माँ होती है। तो सोशियलाइजी का बहुत सारे सोशियलाइजर्स होते हैं। शुरुआती दौर में माँ होती है, फिर और पिताजी से इंटरेक्शन होता है तो फादर होते हैं, परिवार के और सदस्य होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, बड़ा भाई बड़ी बहन है तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है।
तो उनसे वो चीजें सीखता है। और जब विद्यालय में आता है तो यहाँ पर टीचर एक सोशलाइजर की भूमिका में होता है। तो सोशलाइजर वह है जो इस सोशलाइजी को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बिहेवियर करना सिखाता है। सोशलाइजी जो अभी सावयव है, हाड़ मास का पुतला है, इसे किसी प्रकार के सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और सोशलाइजर जो है वो इस सोशलाइजी के डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करके, दिखा के, ये कुछ देख करके, इसको कुछ करा करके चीजों को सीखना की जो प्रक्रिया होती है उसको आप सोशलाइजर कहते हैं। जो एलिमेंट होते हैं, इट मे बी फादर, इट मे बी मदर, इट मे बी टीचर, इट मे बी एडमिनिस्ट्रेटर, इट मे बी योर पेयर ग्रुप, इट मे बी ब्रदर, कोई भी हो सकता है सोशलाइजर, जिसकी वजह से सोशलाइजी अपने मूल्यों को या अपने आदर्शों को सीखता है। और इस प्रक्रिया को आप कहते हैं सोशलाइजेशन। तो जो चीजें वह सोशलाइजी देखना, देखकर, बोलकर, सुनकर या उनको करा करके जो चीजें, सारी चीजें वो सीखता है, उसको कहते हैं कि वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और यही कमोबेश चीजें आपकी विद्यालय में भी होता है। और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म होता है वह एक इंडिविजुअल के रूप में परिणित हो जाता है। अर्थात उसके सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। ये जो हाड़ मास का पुतला होता है, इसके अंदर वो मूल्य, वो आदर्श सारे विकसित होते हैं जो उसको एक व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया, अगर आप जो हम जहां पर हम सोशियोलॉजी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय में भी आपका समाजीकरण ही हो रहा है। तमाम तरह की ऐसी, जब आप अभी समाजीकरण की प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे आपके है उसमें, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां आपको कराई जाती हैं जिसकी वजह से आपका समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं को आत्मसात करना, उसको एसिमिलेट करना। जब आप उसको एसिमिलेट करते हैं तो वैसे ही बिहेवियर, वैसे ही जो व्यवहार है वो आप सीखते हैं, जैसा समाज आपको चाहता है, जैसा आपको बनाना चाहता है। उस स्थिति में आप ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के रूप में परिणित होता है। अब कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस करते हैं समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र में कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, तो कुछ को यहाँ लिस्ट किया है। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। जो शिक्षा शास्त्र का जो संप्रत्यय है, जिसको आप कहते हैं कि समाज शास्त्र का जो संप्रत्यय है, उसमें समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के संप्रत्यय को निर्धारित करने में सोशियोलॉजी योग करता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में योगदान करता है। नेक्स्ट है करिकुलम, पाठ्यचर्या के निर्माण में योग करता है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों में योगदान देता है। डिसिप्लिन, अनुशासन में योग देता है। टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध किस प्रकार का हो, इसमें योग देता है। स्कूल, विद्यालय में भी योग देता है। और कुछ अदर कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको आप, इनके अलावा ये कुछ मुख्य हैं और कुछ और भी कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको आप अदर्स में सम्मिलित कर सकते हैं। दीज आर द सम मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन। क्या काम करता है वो सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में? आप जानते हैं कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि शिक्षा क्या है, एक कहते हैं कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर समय आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। फॉर्मल में नहीं तो इनफॉर्मल में या नॉन फॉर्मल में चीजों को आप सीखते रहते हैं। और जो सीखने की प्रक्रिया है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप बहुत सारी चीजें देखिए, कहते हैं ना कि आपका, जैसे आप लोगों ने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, मेंटल एज का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, आईक्यू निकालने के लिए कहते हैं ना कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये चलिए आप लोग बुद्धि पढ़ेंगे वहां पर। खैर, तो ये जो एजुकेशन है, जो सोशल प्रोसेस, शिक्षा जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा हमारे समक्ष है, क्योंकि हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जब सामाजिक प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी इस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, सहभाग करता है कि उसके अंदर सामाजिक चेतना का विकास हो। केवल सीखने का मतलब है नहीं कि आप चीजों को सीख लिए और अपने स्तर तक आप बहुत सारी चीजों को जान गए और आप तक सीमित है।
तो वो कोई एजुकेशन का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, जब आपके अंदर वो सामाजिक चेतना का विकास हो, उस सोशल कॉन्शियसनेस का जब विकास होता है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते हैं कि समाज के लिए भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एजुकेशन यहाँ पर सोशल कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की बात करता है, आपके सामाजिक उत्तरदायित्वों के भी निर्वहन की, सामाजिक उत्तरदायित्वों के विकास की भी बात करता है। और जब हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर एजुकेशन की बात करते हैं, तो शिक्षा वो पहली ऐसी सोशल नीड है ह्यूमन की जो उसको डिग्निटी के साथ जीना सिखाती है। इसीलिए एजुकेशन इज फर्स्ट सोशल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, भोजन भी है, कपड़ा भी है, वो आपके जीवित रहने के लिए है। भोजन, कपड़ा और मकान, जो तीन बेसिक, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, दीज आर द फंडामेंटल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। किसके बिना आपकी जीवन नहीं चल सकता। लेकिन इस जिंदगी को यदि आपको डिग्निटी के साथ जीना है, तो वहां पर सबसे पहले जरूरत है आपकी एजुकेशन की। यदि आप अपने समाज के हिसाब चीजों को नहीं सीखेंगे, तो आप अपनी सोसाइटी में ही सरवाइव नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर वो सामाजिक मूल्य न हो, तो आपका समाज ही आपको बहिष्कृत कर देगा। तो ये एक पहली सोशल नीड, सबसे पहली सोशल नीड के रूप में एजुकेशन को हम देखते हैं। एंड एजुकेशन इज डायनेमिक। फर्स्ट सोशल नीड तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक बार जो आपने निर्धारित कर दिया एजुकेशन में, वही जीवन पर्यंत चलता होगा, वही जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन को हम डायनेमिक मानते हैं, ये बदलने वाली, स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आज जो शिक्षा है वो आज यहीं पर स्थिर रह जाएगी, फिर बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है। जैसे समाज लगातार बदलता रहता है, जैसे समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही शिक्षा में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और इस आधार पे डेवलपमेंटल प्रोसेस के रूप में है। यह विकास की प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं कि इसका विकास हो चुका अब इसके बाद विकास नहीं होगा। ये लगातार विकासशील प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप इंडिविजुअल को तो डेवलप करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपकी सोसाइटी भी डेवलप होती है। यह ऐसी डेवलपमेंटल प्रक्रिया है कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का विकास भी इसमें सम्मिलित है। केवल व्यक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल व्यक्ति का विकास तक ही सीमित नहीं है एजुकेशन। जब हम व्यक्ति का विकास करते हैं, तो अल्टीमेटली अंतोगत्वा हम समाज के विकास की बात करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब आप इसको डायनेमिक कह रहे हैं, जब आप इसको डेवलपमेंटल प्रोसेस कह रहे हैं, तो ये जीवन पर्यंत, इसीलिए इसको आप कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकने वाली नहीं। जब तक ह्यूमन सोसाइटी होगी, या ये कह लीजिए जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन होगा इस पृथ्वी पर, किसी भी रूप में यदि ह्यूमन होंगे, तो उस स्थिति में वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। हर समय आदमी चलते रहेंगे। जैसे वैज्ञानिकों ने आदमी का एक नया स्ट्रक्चर भी बनाया है। आने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाला जो समय होगा, उसमें आदमी जो होंगे उनका सर खूब बड़ा बड़ा होगा, आंखें खूब बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, और उसके जो धड़ होगा बहुत पतला होगा, हाथ एकदम पतला होगा, उसका शरीर एकदम दुबला पतला होगा, हाथ पैर बहुत कुछ ज्यादा नहीं करने वाला होगा, और ऐसा आदमी होगा, खूब बड़ा सा सर, खूब बड़ी बड़ी आंखें, एकदम पतला सा दुबला क्रिस जैसा, एकदम दुबला पतला, हाथ पैर एकदम दुबला पतला, और एकदम कुछ भी करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप खूब ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग करेंगे, लैपटॉप टीवी का प्रयोग करेंगे, तो और आप खूब मानसिक क्रिया करेंगे, शारीरिक क्रिया कुछ करेंगे नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क का भी सिद्धांत क्या था, थियरी ऑफ यूज एंड मिसयूज डिसयूज। जिसका ज्यादा प्रयोग करेंगे वो ज्यादा विकसित हो जाएगा, जिसका कम प्रयोग करेंगे, कोई शारीरिक श्रम नहीं, न दौड़ना, न भागना, न खेल कूद, कुछ नहीं, तो हाथ पैर एकदम दुबले पतले, शरीर एकदम दुबला पतला, आंखें खूब बड़ी बड़ी, क्योंकि आंख फाड़ फाड़ करके आपको देखना पड़ेगा आपकी लैपटॉप, आपकी टीवी या आपका जो गैजेट होगा उसको, तो आंखें खूब बड़ी बड़ी होंगी। दिमाग की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, दिमाग सारा दिमागी काम करेंगे, गेम खेलेंगे, सब काम, आपकी मानसिक क्रिया होगी, तो मानसिक तो बहुत विकास होगा, शारीरिक विकास ऐसा हो जाएगा। तो ये आने वाले मनुष्य की कल्पना की गई है।
इस तरह से पता नहीं क्या सही है कि गलत है, ये ऐसे मनुष्य, ऐसे आने वाले मनुष्य की कल्पना की जा रही है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा, तो देखिए उस स्थिति में एजुकेशन कहाँ कैसे पहुंच जाएगा, एक दूसरी बात है। तो हम एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में देख रहे हैं। सोशियोलॉजी उसके जीवन पर्यंत वाली बात करता है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डायनेमिक है, ये कभी स्टैटिक नहीं होगा, इसलिए आप उसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में आपने बताया। दूसरी बात जो है उसकी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इन एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, और समाजशास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को सीमित नहीं मानती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज एवर चेंजिंग इन नेचर एंड इट्स नीड्स आर चेंज कंटिन्यूअसली। कभी भी समाज स्थिर नहीं होगा, ये आप जानते हैं। अभी आप सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को पढ़ेंगे, कई सारे सिद्धांत है उसमें। तो सोसाइटी इज एवर चेंजिंग, हमेशा समाज बदलने वाला है। समाज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आज विकसित हो गया तो यहाँ पे रुक जाए, और जैसे जैसे समाज बदलता जाएगा वैसे वैसे इसके प्रति, इसकी प्रकृति और इसकी आवश्यकताएं भी बदलती रहेंगी। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट एम्स ऑफ एजुकेशन कुड नॉट बी फिक्स्ड, इट इज चेंजेबल। जब समाज बदलने वाला होगा तो इसके उद्देश्यों को भी आप निश्चित नहीं कर सकते। समाज बदलेगा तो समाज के बदलने की वजह से उसके मूल्य, धारणाएं, आदर्श, ये सारी चीजें बदलेंगी। उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन करना है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य भी बदलेंगे। आप देख ही रहे हैं, कल हमने आपसे चर्चा किया था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य कुछ और थे। आप वहां कह रहे थे धार्मिक शिक्षा देना, और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के उद्देश्य बहुत बदल गए हैं। आप उसके पूरे प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो बदल रहा है और आने वाले समय में भी बदलेगा। वो एक मतलब एक अनिश्चित प्रक्रिया है, उसको आप कह नहीं सकते कि वो रुक जाएगा, वो यहीं पे बदलेगा। और जब इसके उद्देश्य बदलने वाले हैं, जब इसके नीड्स बदलने वाली हैं, तो उस हिसाब से हमको एजुकेशन के उद्देश्यों में भी, शिक्षा के उद्देश्यों में भी बदलाव करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है वो बदलाव? तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी। हमको इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी है ताकि हम अपने इंडिविजुअल्स में सामाजिक प्रभावशीलता का विकास करें। कितने एफिशिएंट व्यक्ति को हम बना रहे हैं, हम सोसाइटी में ऐसे लोगों को बनाएं, शिक्षा के माध्यम से ऐसे लोगों को उत्पन्न करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो सोशली एफिशिएंट हो, जो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो। ऐसे लोगों को हमको विकसित करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होगा कि हमको सोशली एफिशिएंट मैन को बनाना है, सोशली एफिशिएंट ह्यूमंस को हमको बनाना है। तो शिक्षा का उद्देश्य वो होगा। और जैसे सोशल एफिशिएंसी भी लगातार बदलती रहेगी तो उसके हिसाब से आपके एम्स भी बदलेंगे। दूसरी बात है कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल कल्चर, सोशल हेरिटेज। जो हमारे अपने सामाजिक संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक विरासत है, उस सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को हमको कंजर्व रखना है, उसे संरक्षित रखना है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है। ये दोनों ऐसे, क्योंकि हमको सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी के जो, एक बात तो हम बदलाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मूल जो उसकी संस्कृति है, उसकी जो मूल विरासत है, उस मूल संस्कृति विरासत को हमको संरक्षित रख करके उसको ट्रांसमिट करने की भी बात हम करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य ये होगा। तीसरा है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। समाज बदलेगा तो उस हिसाब से आपके सामाजिक नियंत्रण की विधियां भी बदलेंगी। किसी जमाने में सामाजिक कंट्रोल के लिए ऐसा था कि उस समय विद्यार्थियों को कहा जाता था उद्दालक व्रत करने के लिए, एक मीटिंग खाना, उनको व्रत, उनको जो दंड दिया जाता था, दंड भी, उसका नियंत्रण भी इस प्रकार से था कि आपको एक मीटिंग खाना खाना पड़ेगा, एक ही मीटिंग का आपको खाना मिलेगा, या एक मीटिंग आपको केवल दूध पे रहना है, एक मीटिंग केवल छाछ पे रहना है, या दोनों मीटिंग आपको नहीं खाना है। इस तरह के सामाजिक नियंत्रण की स्थितियां थी। लेकिन फिर समाज बदला और सामाजिक नियंत्रण में आप उसमें पनिशमेंट में बहुत सारी चीजें लेकर के आए। क्लास से बाहर निकाल देना, ये भी पनिशमेंट में आया, है ना। मुर्गा बनाना, ये भी पनिशमेंट में आया, आप लोग जानते होंगे। फिर मुर्गा बना करके अंडा देना, ये भी पनिशमेंट में आया। तो ये एक सोशल नियंत्रण की जब हम बात करते हैं, तो विद्यालय की बात किया हमने आपसे, इसी तरह से सामाजिक नियंत्रण की भी भूमिकाएं बदलेंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो जा रही है,
किसी जमाने में आप रखते थे किसी को जेल में, और बहुत सारे ऐसे मानवाधिकारों के कानून आए, तो फिर सोशल नियंत्रण में भी चेंजेज आए, निकल करके आया। तो सामाजिक नियंत्रण की बहुत सारी विधियां बदल रही हैं। सामाजिक नियंत्रण में न्याय व्यवस्था, पहले देख रहे थे आपके लोगों को फिजिकली अपीयर होना पड़ता था, आज न्याय व्यवस्था में ऐसा है कि फिजिकली न उपस्थित होकर के वर्चुअली अपीयरेंस हो रहे हैं। आप लोग फिजिकली उपस्थित होते थे क्लास में आकर के, अटेंडेंस आपकी लगती थी, अब अटेंडेंस की बाध्यता ही खत्म कर दी गई। क्लास में रहना हो रही है, नहीं रहना हो नहीं रही है, आपके अटेंडेंस पे कोई मार्क्स नहीं है। तो ये सामाजिक नियंत्रण की चीजें बदली, उसी तरह से आपके सोशल चेंज भी होंगे, और सोशल चेंज के हिसाब से एजुकेशन के अपने एम्स को बदलना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य भी इसके गतिशील होंगे, बदलने वाले होंगे। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड करिकुलम। सोशियोलॉजी का पाठ्यचर्या में कैसे सहयोग है? तो एक बात है कि करिकुलम शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। हमने पहले ही बात किया कि इस प्रकार के पाठ्यचर्या का आपका निर्माण करना है जो आपके अपने जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है, उसको तो फुलफिल करे ही करे, साथ ही साथ आपकी सोसाइटी के नीड्स को भी फुलफिल करे। इसलिए, और इसमें आपको सोसाइटी इज एवर चेंजिंग, देयर करिकुलम मस्ट चेंज। सोसाइटी बदलने वाली है, इसलिए करिकुलम भी बदलना पड़ेगा। और ड्यूरिंग डिटरमाइनिंग द करिकुलम, किन चीजों को आप निर्धारित करेंगे? तो जो आपकी करिकुलम कैसे इंडिविजुअल को और सोसाइटी को फुलफिल करेगा, इसके लिए आपके सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे जो सोशल इन्वायरमेंट में पढ़े जाएंगे, और कुछ गतिविधियां होंगी। ये जो सब्जेक्ट्स के जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होंगे, सैद्धांतिक विषय की जो बात आप कर रहे हैं। और जो गतिविधियां होंगी, जो एक्टिविटीज होंगी, ये आपकी सोसाइटी को डेवलप करने वाली बातें होंगी। और ड्यूरिंग करिकुलम की डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो नेचर ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे कि आपकी सोसाइटी की प्रकृति कैसी है। पिछले टर्न पे हमने सोसाइटी के नेचर के बारे में बात किया था। जिस प्रकार की सोसाइटी का नेचर होगा, उस हिसाब से आपको करिकुलम बनाने हैं। आपके समाज के मूल्य और परंपराएं क्या हैं, उन ट्रेडिशंस को, उन मूल्यों को ध्यान में रख करके आपको करिकुलम फ्रेम करना होगा। एंड कंटेम्पररी नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, और आपके समाज की जो समसामयिक क्या आवश्यकता है, आपके समाज की समसामयिक कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके आप करिकुलम का निर्माण करेंगे। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सोशियोलॉजी की वजह से देन एजुकेशन में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जब हम सामाजिक दायरे में जब शिक्षण की बात करते हैं, तो समाज में जब सामाजिकता की बात किया जाएगा, सोशियोलॉजी की बात की जाएगी, तो केवल शिक्षक ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, छात्र भी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए फिलोसोफर फोकसेस मेनली ऑन द एम्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये दर्शन का बात है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट मेनली फोकसेस ऑन द इंटरैक्शंस हैपनिंग थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो समाजशास्त्री होते हैं, उनका ये फोकस होता है कि जीवन में व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अंतः क्रियाएं करेगा, इस पे फोकस करता है कि उस अंतः क्रिया का परिणाम क्या होगा, कैसे होगा। तो सोशियोलॉजिस्ट बिलीव इन दैट मेथड्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ग्रुप एक्टिविटीज। किसी भी डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड में हम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की एक्टिविटीज को, दोनों की गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए विधियां भी इस प्रकार की होंगी जिसमें केवल शिक्षक की ना चले। जैसे अभी हम ऑटोमेटिक वे में हम ही अपना चला रहे हैं, हम आपको जो दिखा रहे हैं वही आपको देखना पड़ रहा है ना। यहाँ आपकी भूमिका अभी इस समय गौण है। तो इस तरह के मेथड्स आपको डेवलप करने होंगे जो कि ग्रुप एक्टिविटीज पे फोकस करें। एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम इज द आउटपुट ऑफ सोसाइटी। और सोशियोलॉजी का एक जो आउटपुट के रूप में है वो लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसे प्रायोजना विधि कहते हैं, जिसको कि किसने दिया था, चैट बॉक्स में लिखिए। इस हिसाब से आप सोशियोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए, हाँ किलपैट्रिक ने दिया था, ठीक है। सोशियोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए क्या बात करते हैं? तो सोशियोलॉजी कंसीडर्स मैन एज अ सोशल इंडिविजुअल। यहां पर मानव को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। तो सोशियोलॉजी को सामाजिक के रूप में जब आप मान रहे हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से आप अनुशासन की भावना को लेकर के आएंगे।
क्योंकि जब इंडिविजुअल होगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग डिसिप्लिन में रहेंगे और कुछ लोग इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। मानने वाले सिद्धों। फॉर डिसिप्लिन सोशियोलॉजिकल वैल्यूज इज आल्सो इम्पोर्टेंट along with philosophical and sociological views। इसलिए डिसिप्लिन के लिए केवल सोशियोलॉजी ही नहीं, इसके साथ साथ आपके दर्शन और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसमें इम्पार्ट करते हैं। एक नॉर्मन मैकमैन ने द चाइल्ड्स पाथ ऑफ फ्रीडम में बताया है कि तीन तरह के डिसिप्लिन की बात उन्होंने करी है। एक उन्होंने बात किया है रिप्रेसियनिस्टिक डिसिप्लिन, और जो रिप्रेसियनिस्टिक डिसिप्लिन है जिसको आप दमनात्मक अनुशासन की बात करते हैं, दमन करना, है ना, आपकी भावना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जो करने का काम कर रहा है वो नहीं, जो हम कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। जैसे जितने भी आदर्शवादी हैं वो बहुत ज्यादा कठोर डिसिप्लिन की बात करते हैं। आदर्शवाद कहता है कि अनुशासन में ही बच्चों को रखना है, नहीं तो लड़का बिगड़ जाएगा। तो ये रिप्रेसियनिस्टिक डिसिप्लिन है, दमनात्मक अनुशासन है, जहां पर आपकी इच्छाओं का दमन करके आपकी डिसिप्लिन को क्रिएट किया जाता है। दूसरा है इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन, जिसको आप कहते हैं मुक्त्यात्मक। यहाँ पर प्रकृतिवादी कहते हैं कि व्यक्ति को मुक्त छोड़ दो, बच्चे को मुक्त छोड़ दो, कुछ मत सिखाओ कि ये क्या है वो क्या है ना, फिलोसफी में लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वो खुद ब खुद जब उसको हाथ जल जाएगा, एग्जाम्पल देते हैं कि यदि मोमबत्ती से हाथ उसका जल जाएगा तो समझ जाएगा कि हाथ जल गया, हमको मोमबत्ती में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसका क्या है, इमेशनिस्टिक डिसिप्लिन के अंतर्गत उसका हानि है। जैसे छत पे कोई बच्चा टहल रहा हो, मुंडेर नहीं है, तो आप कहिए कि मत बताओ उसको कि मुंडेर पे जाएगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, और जब बेचारा गिर गया तब तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। तो ये इस प्रकार की बात करता है कि आप उसको मुक्त छोड़ दो, यदि उसे अच्छा महसूस होगा तो उसको करेगा, और यदि बुरा महसूस होगा तो उसको नहीं करेगा, खुद ब खुद डिसिप्लिन को सीख लेगा। तो ये है इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन, जिसको कि आप मुक्त्यात्मक अनुशासन कहते हैं। और तीसरा है इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, जिसे आप कहते हैं प्रभावात्मक प्रभावात्मक अनुशासन। आप ऐसा आदर्श प्रस्तुत करिए किसी के सामने कि खुद ब खुद व्यक्ति आपके समक्ष अनुशासित होकर के प्रस्तुत हो। मतलब आप यदि आदर्श प्रस्तुत करेंगे, यदि आपके अंदर वो आदर्श होगा, तो आपका जो स्टूडेंट होगा वो खुद ब खुद डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये तीन तरह के डिसिप्लिन की बात है, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक और प्रभावात्मक। नेक्स्ट बात करता है सोशियोलॉजी और टीचर पीपल रिलेशनशिप के ऊपर। तो ऑल कंपोनेंट्स, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उतना ही महत्वपूर्ण विद्यार्थी भी है। इसलिए इफ टीचर क्रिएट्स हाई सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दैट एनवायरनमेंट। यदि शिक्षक ही अपने को आदर्श स्थिति में प्रस्तुत किया सामाजिक वातावरण में, तो विद्यार्थी भी उनके, कहते हैं ना कि टीचर इज अ रोल मॉडल। शिक्षक जो होता है वो किसी विद्यार्थी के लिए एक आदर्श की भूमिका में होता है। मान लीजिए कक्षा में किसी शिक्षक ने किसी स्टूडेंट को गलत पढ़ा दिया कि 2 और 2 6 होता है, तो वो 2 और 2 6 मानेगा। उसकी मम्मी पापा कितना होगा, नहीं बेटा 2 और 2 4 होता है, नहीं सर ने मैडम ने आज हमको क्लास में बताया कि 2 और 2 6 होता है, तो 2 और 2 6 ही होता है। तो वो आपका एक एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है व्यक्ति कि आप उसको, मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में होगा, और वो अगर सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अगर अपने को प्रस्तुत करेगा तो स्टूडेंट भी उन्हीं चीजों को सीखेंगे। नेक्स्ट है बोथ आर म्यूचुअली फैसिलिटेटर्स फॉर ईच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वो दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करने वाले हों। ऐसा नहीं कि शिक्षक अपनी चलाए, और ऐसा भी गलत है कि छात्र अपनी चलाए। दोनों का म्यूचुअल फैसिलिटेटर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने चाहिए। इस आधार पे डेमोक्रेटिक टीचिंग लर्निंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं डिस्कशन मेथड हो सकता है, जहां पर आप चर्चा परिचर्चा करें,
सेमिनार हो सकता है जहां पर आप अपनी बातों को प्रस्तुत करें, लोग आपसे प्रश्न पूछें, अपनी क्वेरीज को रखें, सेमिनार हो सकता है। टीम टीचिंग हो सकती है, दल शिक्षण जिसे आप कहते हैं, एक से अधिक शिक्षक कक्षा कक्ष में विषय वस्तु को पढ़ाने पे काम करते हैं। रोल प्लेइंग हो सकते हैं जिसको आप भूमिका निर्वहन कहते हैं, जैसे स्किट, कोई नाटक आपने दे दिया उनको प्ले करने के लिए, उससे भी चीजें सीखते हैं, रोल प्लेइंग हो सकता है। ट्यूटोरियल हो सकता है, उनके व्यक्तिगत जो समस्याएं, समस्याओं के उनकी समस्याओं के निदान के लिए शिक्षक रेमेडियल और वो दो तरह के शिक्षण की व्यवस्था करता है, रेमेडियल टीचिंग, और उसकी व्यवस्था करके वो ट्यूटोरियल के माध्यम से उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेथड में यूज करता है। और नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप। आपको सामाजिक क्षेत्रों में भ्रमण कराया जाता है, वहां पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस मेथड से भी आप चीजों को सीखते हैं डेमोक्रेटिक वे में। और एक है टूर। टूर कराया जाता है कि आप विभिन्न सामाजिक परिदृश्य के ऐसे जगहों पर आप विजिट करते हैं जहाँ की चीजों को रियलिटी में देख करके चीजों को आप सीखते हैं। तो ये कुछ डेमोक्रेटिक टीचिंग लर्निंग मेथड्स को आप अपने इस में सोशियोलॉजी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड स्कूल। तो स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ आवर रियल सोसाइटी, जो हमारा वास्तविक समाज है उसका एक छोटा लघु रूप आपको विद्यालय दिखाई देता है। एंड स्कूल्स गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू सोशल एक्टिविटीज अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटीज। केवल शिक्षण शिक्षा का ही पाठ्यक्रम नहीं होता, तमाम तरह की गतिविधियां जिसमें आप करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं वो विद्यालय में चलती रहती हैं, जो कि एक सामाजिक गतिविधि है। जैसे कि आपके पाठ्यसागामी क्रियाएं और पाठ्य क्रियाएं, पाठ्यचर्या वाली और पाठ्यसागामी क्रियाएं, ये दोनों ही एक्टिविटीज विद्यालय में होती हैं जो सोशियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विथ वन तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों अपने बाहर की जितनी भी गतिविधियां उन्होंने सीखी अपने सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में, उसको वो क्लासरूम में ला करके डिस्कस करते हैं। तो स्कूल में बाहरी एक्सपीरियंसेस के बारे में, बाहरी अनुभव के बारे में भी चर्चा होती है। एंड सोशल इंटरेक्शंस एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन लर्निंग इन स्कूल। बहुत सारे ऐसे सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं जो बाहर से सीख करके एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से या माता पिता जो पेरेंट टीचर्स मीट होता है, पीटीआई जिसे आप कहते हैं, पीटीएम, वो भी इम्पैक्ट डालता है लर्निंग स्कूल में। एंड एजुकेशन शुड हैव इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट लाइफ। और जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी वर्तमान जीवन को प्रभावित करने वाले या महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो, और भविष्य में ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं वो, इन सभी पे दृष्टिपात करके उनकी पाठ्यचर्या को निर्माण करने की बात करता है। सोशियोलॉजी और क्लासरूम की बात अगर करें तो स्टूडेंट्स इंटर द क्लासरूम विद देयर ओन सेंसेस। विद्यार्थी के अपने खुद के अपने जो उनके जो इंद्रियां हैं उसके साथ वो आता है, वो अपनी कुछ अपनी वास्तविकता को लेकर के आता है, कुछ अपने उसके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ वो खुद के अपने नैरेटिव सेट किए रहता है, और टीचर उन चीजों को एक्नॉलेज करता है। क्लासरूम में जो भी उसके अपने अनुभव हैं, जो उसने अपनी जिंदगी से सीखा है या जो भी उसके बारे में कोई बात उसकी है, तो वो उन चीजों को एक्नॉलेज करके दोनों इंटीग्रेटेड वे में क्लासरूम की सेटिंग में लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक केवल अपनी बात को नहीं थोपता और विद्यार्थी केवल शिक्षक की बातों को ही एक्सेप्ट नहीं करता। जो विद्यार्थी के अनुभव हैं और जो शिक्षक के अनुभव हैं, इन दोनों का एकीकरण, इन दोनों के बीच की सामंजस्य की जो स्थिति होती है वो सोशियोलॉजी इम्पार्ट करती है क्लासरूम में। एंड द नोशन ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग ए क्लासरूम एंड divorcing it from their own social experiences is not an effective paradigm in the modern setting। अब बदल रहा है, देख भी रहे हैं आप कितनी सोसाइटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के चलने वाला नहीं है या एकात्मक रूप से आपका काम नहीं होने वाला। क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर दोनों की गतिविधियां, दोनों के एक्सपीरियंसेस, दोनों के ही सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःगतिविधियां जो है वो क्लासरूम में चलती हैं। Additionally, students' backgrounds demand that teacher comprehend how different societies interact within one other in order to maximize learning। कई तरह के एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से होते हैं।
उन चीजों को टीचर की समझने की जरूरत है। वो हर उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, शहर के, ग्रामीण के, लड़के के, लड़कियों के, इन सभी प्रकार के उनकी जो अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो बैकग्राउंड से, उसको समझ करके शिक्षक कॉमन वे में अपने मैक्सिमम लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये क्लासरूम में सोशियोलॉजी का इम्पार्ट है। जैसे भी आप लोगों ने एक नया देखा होगा, एक नई घटना घटित हुई कि किसी विद्यालय में किसी मतलब कोई एक महिला थी, वो कोई किसी खास पहनावे को लेकर के उस पर कोई टिप्पणी हुई, तो शिक्षक ही उनके सपोर्ट में आए और वो उसी तरह के परिधान पहन करके क्लासरूम में और विद्यालय में आने लगे। तो ये एक एस्पेक्ट है कि हम डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट कल्चर के जिन लोगों को हम इसमें सम्मिलित किए हैं, उनको हम लेकर के आते हैं और उनकी भावनाओं को भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितनी कि आप अपनी भावनाओं को देते हैं। तो सभी चीजों को कॉम्प्रहेंड करना टीचर के लिए जरूरी है। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो? दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। कोई कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, उनका स्वागत है। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ह्यूमन सोसाइटी में और एनिमल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। हम्म। तो सर